कारतूस। ये एकांकी जो है एक वजीर अली नामक जाबाज सिपाही के कारनामों की कहानी है। वजीर अली, जी हाँ। और इस घटनाक्रम को पढ़ने से पहले हमें इसके पहले की जो घटना है, जब तक वो हमको समझ में नहीं आएगी तब तक हम इस घटना को नहीं समझ पाएंगे। ये एकांकी है एक वजीर अली। इसके जीवन में घटने वाली घटना को हम पहले समझेंगे, जानेंगे और उसके बाद इस एकांकी को पढ़ेंगे, क्योंकि तभी ये एकांकी समझ में आएगा, क्योंकि ये घटनाक्रम जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों के शासन काल में डिवाइड एंड रूल्स की नीति अपना करके हर राज्य को अपने हस्तक लेने की जो नीति थी अंग्रेजों की, वो नीति से अंग्रेज लोग काम कर रहे थे। अवध के नवाब शमसुद्दौला, अवध के नवाब, उस समय पर अवध पर नवाब शमसुद्दौला हुकूमत कर रहे थे। उनका एक भाई था शहादत अली, जो काफ़ी ऐश पसंद इंसान था। और अक्सर हमने देखा है मुगल साम्राज्य में परिवार के व्यक्ति ने परिवार के ही व्यक्ति का कत्ल करके शासन को लिया है। तो अवध के नवाब शमसुद्दौला, जिनके कोई संतान नहीं थी, लंबे समय तक जब कोई संतान उनके घर में नहीं जन्मी, तो शहादत अली के मन में ये आशा जगी कि शमसुद्दौला के बाद अवध की जो गद्दी है वो उसको मिलने वाली है। लेकिन काफ़ी समय के बाद शमसुद्दौला के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम था वजीर अली। अब उनके यहाँ जब बच्चे का जन्म हुआ तो शहादत अली की कामनाओं पर पानी फिर गया। उसे लगा कि अब अवध की गद्दी उसे मिलने वाली नहीं है। समय जाते वजीर अली बड़े होते। वजीर अली अंग्रेजी शासन के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें अंग्रेजी शासन पसंद नहीं था, अपने राज्य पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। और हुआ भी यही कि शमसुद्दौला के बाद जब अवध की गद्दी वजीर अली ने संभाली, तब लगभग 6 महीने के अंदर अंग्रेजों का शासन लगभग अवध में से खत्म हो गया। अब अंग्रेजों को चिंता हुई, और जैसा कि हम जानते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, शहादत अली को अवध की गद्दी चाहिए थी। इसलिए शहादत अली ने अंग्रेजों को अपनी आधी जायदाद और 10 लाख रुपए बतौर सौगात दी, ताकि उसे अवध की गद्दी पर बिठाया जाए, जिसके कारण अंग्रेजों ने वजीर अली को अवध की गद्दी से हटा दिया और उसे कहाँ भेजा? कलकत्ता भेज दिया। 3 लाख रुपए सालाना वजीफा, वजीफा मतलब होता है पेंशन, और उन्हें कलकत्ता भेज दिया। अरे सॉरी, अवध मतलब उनकी गद्दी से उतार दिया और गद्दी पर बिठाया शहादत अली। हुआ ये कि कुछ ही समय बीता था कि वजीर अली को कलकत्ता भेजने का निर्णय लिया गया। अब कलकत्ते जा कर के वजीर अली ने सरकारी वकील से पूछताछ की कि मुझे कलकत्ता क्यों भेजा जा रहा है। सरकारी वकील ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बल्कि उसको उल्टा सीधा कहा। वजीर अली वैसे ही अंग्रेजी शासन के खिलाफ थे। क्रोध आ गया और अपने ही खंजर से उस सरकारी वकील की हत्या कर दी और हत्या करके वो आजमगढ़ भाग गया।
आजमगढ़ भागने के बाद उन्होंने अन्य अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ के लोगों के साथ वार्तालाप किया, मिले जुले, और अंग्रेजी शासन के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई शुरू कर। आज़ादी उनका एक ही लक्ष्य था कि कैसे भी करके अपने अवध को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना, और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ाने लगे। और अंग्रेजी जो सेना थी, अंग्रेजी जो सैनिक थे, जो हुकूमती के लोग थे, उन लोगों को पता चला कि आजकल वजीर अली जो है गोरखपुर के जंगल में है, और वजीर अली को पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने गोरखपुर के जंगलों में खेमा लगाया हुआ है, तंबू लगाया हुआ है। किसको? वजीर अली को पकड़ने के लिए। घटना कुछ ऐसी है कि अंग्रेजी शासकों के बीच में भी आकर के वजीर अली जो है अपनी जाबाजी दिखा करके जाता है। ये घटनाक्रम, एकांकी का जो घटनाक्रम है, वहाँ से शुरू होता है कि अंग्रेजी हुकूमत को ये पता चलता है कि वजीर अली जो है वो गोरखपुर के जंगल में छिपा हुआ है, और उसी को पकड़ने के लिए सिपाही जो है वहाँ पर गोरखपुर के जंगल में खेमा लगा करके बैठे हुए हैं। एकांकी की शुरुआत में सिपाहियों के वार्तालाप से इस सारी घटना का पता हमें चलेगा, जो घटनाक्रम मैंने आपको बताया है कि अवध के नवाब शमसुद्दौला का पुत्र वजीर अली अवध की गद्दी पर बैठ कर के 6 महीने में अंग्रेजी शासन के से अपने अवध को मुक्त करा चुका था। शमसुद्दौला का भाई यानी वजीर अली का चाचा सादत अली से मिल कर के अंग्रेज़ों ने सादत अली को गद्दी पर बिठाया, वजीर अली को गद्दी से उतारा, 3 लाख उसको पेंशन देने की बात की। पेंशन कुछ ही समय हुए थे कि उनको कलकत्ता भेजा जाने की बात की। सरकारी वकील से पूछताछ करने गए, उल्टा सीधा बोला, सरकारी वकील का कत्ल किया, और वो जंगल में भाग गए। और उसी वजीर अली को पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने गोरखपुर के जंगल में खेमा लगाया हुआ है, और वहीं से इस एकांकी की शुरुआत होती है। देखिए, पात्र बताए गए हैं, कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। 5 मिनट का एकांकी है। समय देख लीजिए, 1799 समथिंग 1800, रात का समय है। गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज ने खेमा जो लगाया हुआ है, उस खेमे का अंदरूनी हिस्सा, मतलब कर्नल कालिंज जो हैं वो खेमे में बैठे हुए, 2 अंग्रेज आपस में बैठ कर के बात करें। उनकी बातचीत के दौरान हमको वजीर अली के व्यक्तित्व का और उसके कारनामे का पता चलेगा। 2 अंग्रेज बैठ कर के बात कर रहे हैं, कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। उजाला चांदनी का छिटका हुआ है, अंदर लैम्प जल रहा है। कर्नल, यहाँ से देखिए बातचीत शुरू होती है कि जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। कर्नल ने कहा। लेफ्टिनेंट ने कहा, हाँ, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत? हाथ ही नहीं लगता, पकड़ में ही नहीं आता। कर्नल ने कहा, उसके अफसाने सुनकर के रॉबिन हुड के कारनामे याद आते। रॉबिन हुड, जी हाँ दोस्तों, एक अंग्रेजी जाबाज सिपाही था जो अमीरों को लूट करके गरीबों की मदद करता था। उस रॉबिन हुड के बारे में यहाँ बात की है कर्नल ने कि वजीर अली के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है, कैसी नफरत वजीर अली के मन में कि कोई 5 महीने हुकूमत की होगी अवध पर, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। अवध के राज्य को, दरबार को वो अंग्रेजी असर से बिल्कुल स्वतंत्र कर चुका था। कर्नल कालिंज, ये सादत अली कौन है? आसिफ उद्दौला का भाई है। आसिफ उद्दौला वजीर अली के पिता, वजीर अली का और उसका दुश्मन। कैसे दुश्मन? असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़की की कोई उम्मीद नहीं थी। सॉरी, शमसुद्दौला को जो नाम दिया था वो आसिफ उद्दौला का चचेरा भाई था। ये आसिफ उद्दौला, वजीर अली के जो पिता हैं वो आसिफ उद्दौला, आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। क्यों? क्योंकि असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़की की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब वजीर अली की पैदाइश हुई
तो सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। मतलब उसका पूरा जो प्लान था वो चौपट हो गया। उसे ये था कि भाई के बाद उसको अवध की गद्दी मिलेगी, मगर सादत अली को अवध के तख्ते पर बिठाने में मसलियत क्या थी, क्यों बिठाया उसको? अब देखिए यहाँ कारण कि सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी, इसलिए उसने अपनी आधी मिल्कियत, आधी जायदाद हमको दे दी और 10 लाख रुपए कैश दिए, हमने उसको राजगद्दी पे बिठा दिया। अब वो भी मजे करता है और हम भी मजे करते हैं। लेफ्टिनेंट ने कहा, सुनाइए, वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाही जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने का आमंत्रण दे रहा है अंग्रेजों के खिलाफ। यहाँ ध्यान रहे, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने, और उसे दिल्ली बुलाया और शमसुद्दौला ने भी दी। ये शमसुद्दौला कौन? नवाब बंगाल का रिश्ते का भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो देगी। मतलब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में चहल पहल थी। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर वो आज़ाद रहा तो वो किसी न किसी तरह अपने देश को, अपने अवध को वो मुक्त करा लेगा। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कर्नल ने कहा, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूं और बरसों से हमारी आंख में वो धूल झोंक रहा है। इन्हीं जंगलों में रहता है लेकिन हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है उसका कि वर्षों हो गए, महीनों से पीछे घूम रहा हूं, लेकिन अभी तक वो अपने हाथ में नहीं आया। सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर है। कर्नल ने कहा, बहादुर न होता तो कंपनी के वकील का कत्ल कर देता, सरकारी वकील का। लेफ्टिनेंट ने पूछा, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था? अब ये किस्सा जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाया, वजीर अली को बनारस पहुंचाया, 3 लाख रुपए सालाना वजीफा, मतलब पेंशन बहाल की, मुकर्रर कर दी, और कुछ महीने के बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता भेजा। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था, उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसको कलकत्ता में क्यों भेज रहे हैं। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा सीधा बोला। वजीर अली के दिल में वैसे भी अंग्रेज के खिलाफ नफरत भरी हुई थी। खंजर से वकील का काम तमाम किया और भाग गया। अपने जानिसार साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ वो भाग गया और आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। मतलब गोरखपुर के जंगल में कई सालों से वजीर अली रह रहा है, लेकिन उसको अंग्रेजी हुकूमत अभी तक पकड़ पाई नहीं। अब यहाँ लेफ्टिनेंट ने पूछा कि मगर वजीर अली की स्कीम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? कर्नल के मुंह से बताया कि स्कीम क्या है। स्कीम ये है कि वो किसी तरह से नेपाल पहुँचे, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, शहादत अली को उसके पद से हटाए, खुद अवध पर बैठे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दे। यानी इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वजीर अली जो है वो एक क्रांतिकारी, एक जाबाज सिपाही था। नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है और हो भी सकता है वो पहुंच भी गया हो। कर्नल ने कहा, हमारी फौजें और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। देखो, केवल अंग्रेजी हुकूमत नहीं, उसके चाचा शहादत अली के सिपाही भी उसको ढूंढ रहे हैं। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है, लेकिन वो हमारे हाथ लगता नहीं है। यहाँ ये बातचीत हुई और इस बातचीत के दौरान हमको पूरी घटना का पता चला, जो घटना मैंने पहले बताई आपको। अभी ये बात कर रहे हैं कि अचानक एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। क्या बात है? दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है, धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। सिपाहियों से कह दो तैयार हो जाए। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट खिड़की की तरफ देख रहा है, धूल उड़ रही थी और उस उड़ती हुई धूल को देखा तो उसे लगा कि काफिला चला आ रहा है, एक नहीं ज़्यादा इंसान है।
मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता। कर्नल भी खिड़की के पास जाकर के कहा, हाँ एक ही सवार है, घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट कहा, सीधा हमारी तरफ आ रहा है। कर्नल ने ताली बजाई, सिपाही को बुलाया, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला गया। शुभे की तो कोई गुंजाइश नहीं, वो इसी तरफ आ रहा है। घोड़े की टापों की आवाज़ खेमे के पास आकर के रुक जाती है और आवाज़ आती है, सवार मुझे कर्नल से मिलना है। चिल्ला करके, बहुत खूब। सवार बाहर से इशारा करते हुए, सिपाही, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल ने कहा, खामोश रहो। सवार अंदर आया। सवार आते ही पुकार उठा, तन्हाई, एकांत। कर्नल ने कहा, साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें, जो कहने आए वो कह दें। सवार ने कहा, दीवार हमगोश दारत, मतलब दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए एकांत। कर्नल ने लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा किया, दोनों बाहर चले जाते हैं। और आने वाला सवार और कर्नल जब अकेले खेमे में रहते हैं तो ज़रा वक्फे के बाद, थोड़ी समय के बाद, सवार चारों तरफ देख करके कहता है, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल ने कहा, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। प्रश्न आता है, कंपनी का क्या हुक्म था कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए? लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने, मतलब इतनी सारी सिपाही, इतने सारे सेना, वो किस चीज़ के लिए? कर्नल ने कहा, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार ने कहा, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल ने कहा, क्यों? क्योंकि वो एक जांबाज सिपाही है। हाँ मैंने भी सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार ने कहा, चंद कारतूस। किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ये लो 10 कारतूस। सवार ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया। कर्नल ने सवार को कितने कारतूस दिए? 10, याद रखना। मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया। अब कर्नल ने पूछा, आपका नाम? वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए हैं इसलिए आपकी जान बख्शता हूं। बस इतना कहा, केवल घोड़ों की आवाज सुनाई दी। कर्नल एकदम सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा है। लेफ्टिनेंट अंदर आया, कौन था? कर्नल के मुंह से निकला, एक जांबाज सिपाही। इतना कड़ा पहरा होने के बाद भी वजीर अली खुद कर्नल के पास आकर के उससे ही 10 कारतूस लेकर के चला जाता है। ये उसकी जाबाजियत थी। ये वजीर अली की जाबाजियत थी कि जंगल में खेमे में बैठे हुए कर्नल के पास जाकर के खुद उसी से कारतूस लेकर के अकेला आके चला जाता है और पूरी सेना उसको पकड़ नहीं पाती। तो ये पूरी की पूरी जो घटना है कारतूस के नाम से, उसे हम लोग पढ़ेंगे। और वजीर अली की जो दिलेरी है उस दिलेरी को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। तो एकांकी को आप लोग एक नहीं तो 2 बार तो कम से कम पढ़ना दो। पूरा एकांकी का संदर्भ जो है आपको समझ में आ जाएगा कि जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए जंगल में खेमा लगा करके बैठे हुए हैं वही वजीर अकेला आता है और कर्नल से कारतूस लेकर के चला जाता है। कर्नल उसे नहीं पकड़ पाता। वैकल्पिक प्रश्न देख लीजिएगा, अंडरलाइन मैंने कर दी है, और एक एक वाक्य प्रश्न जो हैं वो आप लोगों को लिखने हैं।